अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। जिन बच्चों ने मुझे सलाम किया इन तमाम को वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हैं सर आप बेटे? मैं ये रहा इतना बड़ा। चलें, कैसे हैं बेटे आप लोग? सारे ठीक ठाक हैं? कल आप लोगों की क्लास नहीं हो सकी थी तो कोई बात नहीं, आज हम कल वाली क्लास ले लेते हैं। सर तबीयत कैसी है बेटे? तबीयत तो मेरी कल भी ठीक थी, लेकिन मेरे कान में दर्द बहुत ज़्यादा था। आज भी है, लेकिन आज कल से थोड़ा दर्द कम है और मुझे इस कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लिहाजा आज आप जो मर्ज़ी कहें मुझे नहीं सुनेगा। हाँ, इस कान से सुन जाएगा, लेकिन इस बार आपके कमेंट्स इस तरफ हैं। वैसे आपके कमेंट इस तरफ होते हैं, इसलिए आज आपके कमेंट इस तरफ हैं। सो आज भी आपके सारे कमेंट्स मैं सुन रहा हूँ, ठीक है? सो कोकलिया नहीं बेटे, डोंट टॉक अबाउट कोकलिया। कोकलिया बड़ी आगे चला जाता है, ठीक है? मुझे बार बार ईयर ड्रम तक की प्रॉब्लम है। आवाज़ से मुराद ये है कि जो आप कहते हैं। सो बेटे दुआ करें इंशाल्लाह जल्दी ये दर्द ख़त्म हो जाए। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे कान में पंखा चल रहा है, हालांकि पंखा कोई भी नहीं चला हुआ। वो जो शौं की आवाज़ नहीं होती, शौं, वैसे एक तो पी होती है जैसे मच्छर काटता है, वो नहीं, कान बंद हुआ है बेटे। कान में क्या हुआ है? इन्फेक्शन कह सकते हैं, ठीक है? तो आज आपकी यहाँ लास्ट क्लास है? नहीं बेटे, आप कहते हैं तो लास्ट ले लेते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस वीक तक जो है ना आपको पढ़ा दूँ, बाकी आप कहेंगे तो लास्ट रख लेते हैं। क्या ख्याल है? सो आज हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स की कुछ एग्जांपल देखनी है और जीन थेरेपी को कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों? ऐसा एनिमल जिसके अंदर कोई जीन डाली गई है उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहेंगे, ठीक है? अब जीन डालने के तरीके क्या हैं? मेथड्स, हाउ टू मेक एन एनिमल ट्रांसजेनिक। सो ये दो मेथड्स यूज़ होते हैं। एक आप डायरेक्ट हैंड के ज़रिए माइक्रो इंजेक्ट कर दें, माइक्रो इंजेक्शन, जीन का इंजेक्शन लगा दें माइक्रोस्कोप के साथ, एग को देखते हुए, माइक्रोस्कोप के साथ बच्चों एग को देखते हुए ऐसे इंजेक्ट कर दें डीएनए। एग के अंदर डीएनए चले। एग वैसे भी बड़ा वाला सेल होता है, स्पर्म छोटा सा होता है, लेकिन एग सेल काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है? सो माइक्रो इंजेक्शन बेटे सिलेबस बता दूंगा, बच्चों को आने दें, बच्चे काम में भी। सो अगर आप इस तरह इंजेक्ट कर दें हाथ के साथ एग में अपना डीएनए जो कि बाहर से डालना है, तो वो माइक्रो इंजेक्शन है। लेकिन एक एडवांस मेथड यूज़ हो रहा है जिसको हम कहते हैं वॉर्टेक्स मिक्सिंग। वॉर्टेक्स मिक्सिंग में क्या होता है? आप एक इस तरह से लेते हैं, मीडियम लेते हैं, उसमें एक एजिटेटर होता है, एजिटेटर मीन उसको हिलाता है। यहाँ पे बच्चों एग सेल पड़े होते हैं। ये क्या पड़े हुए हैं? एग सेल पड़ा हुआ, ठीक है? और एग सेल के अलावा आपने इस मीडियम में काफ़ी ज़्यादा सिलिकॉन कार्बाइड की नीडल्स, सुइयाँ रखी हुई हैं। ये सिलिकॉन कार्बाइड की नीडल्स हैं। इन नीडल्स की मदद से इन सेल में सुराख हो जाएगा और बीच में आपने जीन वगैरह भी रखी हुई है। जीन भी है, जीन भी यहीं पर है, ठीक है? जिस जीन ने एंटर होना है वो जीन भी यहीं पर है। सो जीन को थोड़ा सा अच्छी तरह हम हाईलाइट करते हैं ताकि पता लगे ये जीन है। ये देखें, ये डीएनए, ये मैं जीन हाईलाइट कर रहा हूँ। ये दिस वन इज़ द, इस मीडियम में जीन भी डालनी है, यानी जिस डीएनए को आप एंटर करना चाहते हैं ये जीन भी है। सो दिस वन इज़ द जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसको आप डालना चाहते हैं। ये जो सुइयाँ हैं ना, नीडल, इन सुइयों की मदद से एग सेल में सुराख हो जाएंगे और उन सुराखों के ज़रिए ये वाली डीएनए या जीन्स एंटर हो जाएंगी। डीएनए कह लें ज़्यादा अच्छा है क्योंकि डीएनए एंटर करवाना चाहते हैं हम। सो ये डीएनए एग सेल के जाके अंदर एंटर हो जाएगा। सो आपकी ट्रांसजेनिक एग जो ट्रांसजेनिक होगा तो उसके नतीजे में बनने वाला बच्चा भी ट्रांसजेनिक पैदा होगा। सो आसान सी चीज़ है। जो होल हमने वहाँ पे इलेक्ट्रोपोरेशन से पैदा किए थे, इलेक्ट्रिसिटी से पैदा किए, वो होल हम यहाँ पे किससे पैदा कर रहे हैं?
नीडल्स के साथ पैदा कर रहे हैं। एजिटेशन इसके साथ करेंगे, ये एजिटेटर है। एजिटेटर मीन मिक्सिंग करेंगे, हिलाते रहेंगे, मूवमेंट करवाते रहेंगे ताकि नीडल्स बार बार सेल से टकराएं और उसके अंदर सुराख हों और डीएनए भी बार बार सेल से टकरा के उसके अंदर दाखिल हो जाएं। ठीक है बच्चों, क्लियर? दोनों मेथड्स क्लियर हो गए। माइक्रो इंजेक्शन सीधा सीधा इंजेक्शन होता है, एग सेल के अंदर इस तरह से एक इंजेक्शन लगा देते हैं, ये इंजेक्शन है। ठीक है, ये इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन के ज़रिए आप एग सेल के अंदर क्या डाल सकते हैं, जीन डाल सकते हैं। ठीक है, ये माइक्रो इंजेक्शन की मैंने आपको तस्वीर दिखा दी, लेकिन एग सेल को आपने माइक्रोस्कोप में साथ साथ ऑब्जर्व भी करना है कि इंजेक्शन ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। बाकी वॉर्टेक्स मिक्सिंग थोड़ा सा एडवांस तरीका है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस करवाई है एनिमल्स को ट्रांसजेनिक बनाने के लिए। उनकी एग्जाम्पल्स में सबसे पहले आपको मिलेगा ग्रोथ हार्मोन, बोवीन ग्रोथ हार्मोन। बोवीन बेटे किसका बच्चा होता है? बफलो का बच्चा बोवीन कहलाता है या काऊ का बच्चा बोवीन कहलाता है? हाँ जी, किसका बच्चा बोवीन कहलाता है? बोवीन ग्रोथ हार्मोन। उसके अलावा लार्जर फिश, बोवीन ग्रोथ हार्मोन को जब हम फिश के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो लार्जर फिश पैदा होती हैं, जिससे आपको पता है ना फिश का साइज़ छोटा होता है और ये जो काउस बफलोज होती है इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। सो उनकी ग्रोथ की जीन हमने फ़िश में डाल के बड़ी वाली फ़िश पैदा करवाई हैं। ठीक है, उसके साथ साथ काउस, बड़ी बड़ी काउस, बड़ी पिग्स, ये तो बाहर के मुल्कों में, हमारे मुल्कों में नहीं है। बड़े रैबिट्स, यानी जानवरों के साइज़ को बड़ा करने के लिए ताकि ज़्यादा गोश्त पैदा हो। काऊ का तो काफ्ट होता है बच्चों, बोवीन बफलो का होता है। बाकी आप देख लेना बोवीन जिसका भी, वैसे मेरे लिहाज से ये बफलो का है। और बड़ी शीप्स, जब आपने देखा होगा ना कुर्बानी के मौके पे कुछ गाय और कुछ बफलोज ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, देखा ना, जो लाखों के बिकते हैं। वीडियोस भी बड़ी अपलोड हुई होती हैं, फेसबुक पे। वो आमतौर पर ओरिजिनल साइज उनका वैसा नहीं होता, वो फार्मी बैल होते हैं। हम लोग आमतौर पर उसको फार्मी बैल कहते हैं। वो इतना बड़ा बैल कैसे हो गया? आमतौर पर इतना बड़ा बैल एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके अंदर ग्रोथ की जीन डाल के उसको बड़ा किया गया होता है। ठीक है, सो फिश को फिर हम पॉन्ड्स में रखते हैं जहाँ से वो बाहर ना भाग सकें और फिर हम उनको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जीन फार्मिंग बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है। जीन फार्मिंग बेटे, फार्म किसको कहते हैं? डू यू नो अबाउट द फार्म? एक होता है FARM फार्म, ये होता है उसको हार्मोन के टीके। तो बेटे हार्मोन जीन से ही पैदा होगा ना, हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की जीन से बनेगा। फार्मिंग बेटे, ट्रांसजेनिक फार्म एनिमल्स को यूज करते हुए फार्मास्यूटिकल तैयार की जाती हैं। फार्मिंग मीन फार्मास्यूटिकल मीन दवाइयाँ। फार्मास्यूटिकल्स प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, प्रोड्यूस फार्मास्यूटिकल्स बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पे जो जीन्स होती हैं जो थेराप्यूटिक प्रोटीन्स को कोड करती हैं, वो हम एनिमल के डीएनए में डाल देते हैं। इस काम के लिए हम करते क्या हैं? जीन्स जो कि थेराप्यूटिक प्रोटीन्स, थेराप्यूटिक प्रोटीन्स को कोड करती हैं, वो हम एनिमल में डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर, डू यू नो अबाउट एनी थेराप्यूटिक प्रोटीन? किसी एक का आप नाम दे दें। वो जीन्स जो थेराप्यूटिक प्रोटीन कोड करते हैं, आपको पता है ना, प्रोटीन के पीछे जीन्स का ही हाथ होता है। हाँ जी, कौन कौन सी प्रोटीन मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, उसको हम थेराप्यूटिक प्रोटीन कहेंगे। हाँ जी बच्चे, बेटे वीडियो बिल्कुल ठीक है, सबकी वीडियो ठीक है, आपकी तो मोस्टली ख़राब होती है। 720 पे होना शर्त नहीं है। वीडियो के अच्छे होने के लिए
आपका नेट अच्छा होना चाहिए। हाँ जी बच्चों, अब देखो ठीक होगा, हो गई है। हाँ जी, अब देखो ठीक हो गई है, ठीक हो गई। चलें शाबाश। तो बच्चों थेराप्यूटिक प्रोटीन मैं पूछ रहा था, किसी को पता है थेराप्यूटिक प्रोटीन कौन सी होती है? किसी ने नहीं बताया। हाँ, एंटीबॉडीज हो सकती हैं, वेरी गुड। एंटीबॉडीज हो सकती हैं, क्लोटिंग प्रोटीन्स हो सकती हैं, एंटीकोगुलेंट्स हो सकते हैं, ये सब थेराप्यूटिक प्रोटीन्स हैं। ठीक है, ना सिर्फ थेराप्यूटिक बल्कि डायग्नोस्टिक। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो डायग्नोस्टिक में यूज होती हैं, मसलन एंटीजीन्स, एंटीबॉडीज, ये डायग्नोस्टिक में भी यूज होती हैं। सो इनके पीछे जो जीन्स होती हैं, वो जीन्स जब हम एनिमल के डीएनए में डालते हैं तो ये एनिमल के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। अब हो सकता है एनिमल के मिल्क में यूज हो, प्रोडक्शन मिल्क में भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आजकल यूरिन को प्रेफर किया जा रहा है। सवाल है वाई? यूरिन के अंदर प्रेफर किया जा रहा है कि हमारी प्रोडक्ट मिल्क के बजाय यूरिन में पैदा हो। उसकी क्या वजह है? मसलन हम किसी एंटीबॉडी को तैयार करना चाहते हैं, हम किसी क्लॉटिंग फैक्टर को या एंटीथ्रोम्बियम को तैयार करना चाहते हैं, तो यूरिन को प्रेफर क्यों कर रहे हैं साइंटिस्ट? बिकॉज यूरिन मेल फीमेल दोनों का होगा, यूरिन ज़्यादा होगा, यूरिन बचपन से होगा, मिल्क प्यूबर्टी के बाद होगा। सो ज़्यादा प्रोडक्ट लेने के लिए वो प्रेफर कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्ट कहाँ पैदा हो? यूरिन में पैदा हो, लेकिन आम तौर पर वो मिल्क में पैदा होती है। ठीक है, अब एग्जांपल्स यहाँ पे कौन कौन सी दी गई हैं आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस की ड्रग को क्या नाम है प्लान किया हुआ है, कैंसर की ड्रग्स को, ब्लड डिजीजेस के लिए एंटीथ्रोम्बियम 3, एंटीथ्रोम्बियम 3 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोटीन है। ये कब इस्तेमाल होती है? एंटी मीन अपोजिट थ्रोम्बन, और जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको रोकने के लिए एंटीथ्रोम्बियम 3 इस्तेमाल करते हैं। कब बेटे? तब इस्तेमाल सिस्टिक फाइब्रोसिस लंग कैंसर है नहीं बेटे, वो बताता हूँ क्या होती है अभी। एंटीथ्रोम्बियम 3 जब ऑपरेशन हो रहे होते हैं, सर्जरी हो रही होती है, तो खून निकलते हुए जम ना जाए। खून जम जाएगा तो सर्जरी ऑपरेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो ब्लड क्लॉट नहीं बनने दिया जाएगा, उसके लिए एंटीथ्रोम्बियम 3 यूज़ होता है। प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग सर्जरी, ये तैयार की जा रही है। सो और बड़ी एग्जांपल हैं जो एनिमल्स के अंदर हम लोग प्रोडक्ट के तौर पर ले रहे हैं। हार्मोन्स ले रहे हैं, ठीक है, यस, इंटरनल ब्लीडिंग में जब ऑपरेशन करते हैं ना, खून निकलता है तो जम जाता है। अब जमे हुए खून के ऊपर बार बार कैसे सफाई करें? लिक्विड खून तो साफ हो सकता है ना, टिश्यूज होते हैं उनके पास, वो बार बार वो कट लगा के साफ करते हैं। जमे हुए खून को साफ करना आसान होगा मुश्किल होगा? आप बताओ। हार्ड ऑफ गोट मीन गोट का एक पूरा गिरोह, 100-200 गोट्स। हाँ जी, बताएं जरा जल्दी से, किसके लिए आसान होगा? लिक्विड खून को साफ करना आसान है या जमे हुए खून को मुश्किल है? बिल्कुल, जमे हुए खून को साफ करना बड़ा मुश्किल है। सो सर्जरी बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए वहां पे खून नहीं जमना चाहिए। ठीक है, चलिए ये कुछ एग्जाम्पल थी। उसके अलावा माइस को जेनेटिकली इंजीनियर किया गया है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए। ठीक है, चूहों में ग्रोथ हार्मोन पैदा किया गया। सो ये सारी लाइंस हैं जो एमसीक्यूज में आ सकती हैं, या आप लोग पढ़ लीजिएगा। बड़ी आसान सी बातें हैं, इसमें से कई एमसीक्यूज मैंने आपको मेन मेथड्स और मेन कॉन्सेप्ट सिखा दिया, जो बातें समझाने वाली थी वो समझा दी। अब आपने देखना ये है एमसीक्यूज में किसको इस्तेमाल करके क्या बनाया। ठीक है, किसको इस्तेमाल करके क्या बनाया? माइस को इस्तेमाल करके यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनाया है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। गोट्स को इस्तेमाल करके, बकरियों को इस्तेमाल करके एंटीथ्रोम्बिन 3 बनाया, तो ये सारी लाइनें आपने अंडरलाइन कर लेनी है। सो अब स्टार्ट होती है जीन थेरेपी बच्चों। जीन थेरेपी इज यूज्ड टू ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ये हमने फर्स्ट ईयर में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जीन थेरेपी इज यूज्ड टू
क्योर या इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसऑर्डर, जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट करते हैं, ठीक है, इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अ डिसऑर्डर, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है आमतौर पे, उसको ठीक करने के लिए हम जेनेटिक मटेरियल डालते हैं, ठीक है। इसको यूज करके बच्चों हम हेल्दी जीन्स डाल रहे हैं। जो मैं जेनेटिक मटेरियल का नाम दे रहा हूं, इससे मुराद हेल्दी जीन होगी। जो जीन खराब हो गई है उसको निकाल दे और उसके बजाय हेल्दी जीन उसके अंदर इंसर्ट करें। और आमतौर पर ये जीन कहाँ इंसर्ट की जाती है? एमसीक्यूज बताओ, वेयर द हेल्दी जीन्स आर इंसर्टेड नॉर्मली। आमतौर पर ये जीन्स बोन मैरो में, लेकिन आमतौर पर और जगहों पर भी ये डाली जा सकती हैं, ठीक है, वो हम आपको भी बता देते हैं, ठीक है जी। सो जेनेटिक और उसके अलावा दूसरे और जो डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर वगैरह के लिए भी जीन थेरेपी यूज़ करते हैं। लाजमी नहीं है हर बार जेनेटिक डिजीज़ के लिए ही हो, उसके अलावा भी वो कैसे, वो भी आपको बताते हैं। दो इसकी टाइप्स हैं बच्चों। पहली टाइप को हम कहते हैं एक्स वीवो, दूसरी टाइप को हम कहते हैं इन वीवो, ठीक है। एक्स वीवो को बच्चों इन विट्रो भी कहते हैं। एक्स वीवो का मतलब यह है कि आपने जिसके अंदर जीन डालनी है वो हिस्सा बॉडी से बाहर निकाल लें, सर्जरी करके वो हिस्सा बाहर निकाल लें, जीन डालें, वापस रख दें। इसकी मिसाल दूं आपको। किस किस के घर में बच्चों फ्रिज है? हाँ जी, किस किस के घर में फ्रिज है? हाँ जी, शाबाश। फ्रिज के अंदर ना बच्चों एक ना आइस ट्रे होती है, आइस ट्रे, जिसके अंदर आइस क्यूब्स हम जमाते हैं। हम आइस ट्रे को बाहर निकालते हैं, उसके अंदर पानी भरते हैं, फिर फ्रिज के अंदर वापस रख देते हैं, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एक्स वीवो। अगर हम आइस ट्रे को बाहर ना निकालें, वैसे ही उसके अंदर पानी भर दें, जो कि आमतौर पर नहीं करते, वो इन वीवो होगा, ठीक है। अच्छा जी, एक्स वीवो को इन विट्रो क्यों कहते हैं? क्योंकि इन विट्रो का मतलब होता है लैब के अंदर। जो चीज़ आपने बाहर निकाल ली उसको आप ट्रीटमेंट करेंगे, लैब के अंदर करेंगे। समझ आ गया बच्चों? सो एक्स वीवो के अंदर जिसके अंदर आपने जीन डालनी है वो हिस्सा बॉडी से बाहर निकालें, एक्साइज कर दें। एक्साइज मीन बाहर निकाल लें, ऑपरेशन करके निकाल लें, उसके अंदर जीन डाल लें और फिर वापस डाल दें। इसको हम क्या नाम देते हैं? एक्स वीवो, ठीक है। एक्स वीवो में आमतौर पर 4 स्टेप्स यूज होते हैं। एक्स वीवो की थोड़ी सी डिटेल आपको मैं बता दूं। एक्स वीवो जीन थेरेपी के स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आप स्टेम सेल निकाल लें, बाहर निकाल लें। रिमूव स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स बाहर निकालें। डायग्राम बुक में बनी हुई है, ठीक है। स्टेम सेल निकालने के बाद उसकी जो डिफेक्टिव जीन होगी वो रिमूव कर दें, या उसकी डिफेक्टिव जीन को टारगेट करें। डिफेक्टिव जीन पता चल गई कौन सी है। आप उसकी हेल्दी जीन निकाल लें, हेल्दी जीन को वेक्टर में डालें। वेक्टर के बगैर काम नहीं हो सकता। क्यों भाई? वेक्टर बताया था ना, वेक्टर के बगैर काम नहीं हो सकता। यहां पे वेक्टर यूज किया हुआ है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस को इस्तेमाल करके एज ए वेक्टर स्टेम सेल को इंसर्ट करेंगे। यूज रेट्रोवायरस टू इन्फेक्ट द स्टेम सेल विद द नॉर्मल जीन। अपनी नॉर्मल जीन स्टेम सेल में डाल दी जाएंगी और जैसे ही हमारी नॉर्मल जीन या हेल्दी जीन, नॉर्मल से मुराद हेल्दी जीन जब वापस डल जाएगी उसके अंदर, तो हम उस सेल को जो रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ है उसको वापस जीनोम में डाल देंगे, ठीक है। चौथे स्टेप में क्या होगा? ये जो आपका रिकम्बिनेंट डीएनए था जिसमें आपने बाहर से एक जीन डाल दी, ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार हुआ है, इस रिकम्बिनेंट डीएनए को वापस जीनोम में
वापस बॉडी में डाल दिए जाएंगे, इंसर्टेड इन जीनोम, बैक टू दी बॉडी, बैक टू बॉडी, बॉडी में वापस। देखो बॉडी से निकाला, यहां से बॉडी से बाहर निकाली स्टेम सेल्स को, अब बॉडी के अंदर वापस डाल दिया। सो बिल्कुल आइस ट्रे वाला काम किया कि नहीं। अब जो आपके क्या नाम है जेनेटिकली इंजीनियर्ड सेल्स हैं वो उसको वापस रिटर्न कर दिए गए। ठीक है, यहाँ पे रिकम्बिनेंट डीएनए पैदा हो गया। ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए पैदा हुआ और इस रिकम्बिनेंट डीएनए के पास आपके वाली जीन थी, कैरीज द नॉर्मल जीन। जब आपने रेट्रोवायरस को इस्तेमाल किया, ठीक है, तो उस रिकम्बिनेंट डीएनए के पास आपकी नॉर्मल जीन थी, अब आपका रिकम्बिनेंट डीएनए बैक टू द बॉडी वापस चला जाएगा। ठीक है सर, रेट्रोवायरस तो हार्मफुल है, हार्मफुल वाला नहीं लेंगे बेटे, हार्मफुल वाला नहीं बेटे, 100% नहीं है, ट्रायल पे है। समझ आ गई स्टेप्स। इसको एक्स वीवो क्यों कहा, इन विट्रो क्यों कहा, क्योंकि जो आप स्टेम सेल लेंगे वो लैब के अंदर इन्फेक्ट करेंगे अपने रिकम्बिनेंट डीएनए के साथ, उस जीन के साथ जिसका रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार होगा, उसके बाद उसको वापस डाल देंगे, बिल्कुल आइस ट्रे के साथ, आइस ट्रे वाला तरीका। एक और मिसाल दूं बेटे आपको, एक और मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है, बल्कि रहने दे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये बच्चों स्टेप्स थे। इन वीवो के अंदर आपको इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन वीवो पे आप क्या करते हैं, जीन को डायरेक्ट बॉडी के अंदर भेज देते हैं, बॉडी का ऑपरेशन नहीं करते। इन वीवो में बॉडी का ऑपरेशन नहीं करते। विट्रो का मतलब होता है लैब, ये मैंने बता दिया, जो बाहर होगा बॉडी से तो वो लैब के अंदर होगा, दैट इज वाई एक्स वीवो इज इन विट्रो। एग्जाम्पल लेते हैं जी, पहली है पहली कौन सी है, हाँ SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बहुत बड़ा नाम है इसका, SCID। पहले देखेंगे बच्चों इसमें मसला क्या है, मसला क्या है। ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद हम देखेंगे बच्चों इसकी कॉज क्या है, कॉज के बाद हम देखेंगे इसकी पॉसिबल जेनेटिकली ट्रीटमेंट क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो बी और टी सेल्स, आप सबको पता है ना, ये बच्चों की एड्स है जी, बिल्कुल बच्चों की एड्स कह भी सकते हैं नहीं भी कहते। जो बी और टी सेल्स हैं आपको पता है ना, ये मैच्योर होंगे तो अपना काम करेंगे, यस और नो, मैच्योर होंगे तो अपना काम करेंगे, बोलें यस और नो। बी एंड टी सेल्स मैच्योर होंगे तो अपना काम करेंगे, बोलें यस और नो, यस। और इनको मैच्योर करवाने के लिए एक एंजाइम यूज होता है, एडिनोसिन डी अमाइनेज, एडिनोसिन डी अमाइनेज ADA। ये एंजाइम अगर यहां पे प्रेजेंट होगा तो ये दोनों सेल्स मैच्योर होंगे, वरना ये मैच्योर नहीं होंगे। दिस एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है, सो इसलिए ये मैच्योर भी नहीं होते। जब ये वाला एंजाइम एब्सेंट होता है, लैग करता है, तो एक्चुअली दे लैग दिस एंजाइम। ये एंजाइम जब नहीं होगा तो ये इस रिएक्शन को नहीं करवाएगा, इससे बी और टी सेल्स मैच्योर नहीं होंगे। जब बी और डी सेल मैच्योर नहीं होंगे तो उनको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। अब आप मुझे बताओ, एक एंजाइम है, इस एंजाइम के ना होने के पीछे क्या रीजन हो सकती है, यह बात सोचते हुए कि एंजाइम एक प्रोटीन है। जल्दी बताओ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। शाबाश, जीन में मसला है। क्या मसला है, जीन। सो एक्चुअली इनके अंदर वो जो जीन है, जीन फॉर ADA, वो क्या कर रही है, वो खराब है, म्यूटेट कह लो। उसकी जो जीन है ना, उस जीन में मसला है, वो जीन डिफेक्टिव है। जीन फॉर ADA इज डिफेक्टिव, क्योंकि प्रोटीन जीन से कोड होती है, उसमें म्यूटेशन आ गई है या उसमें कुछ भी आया,
डिलीशन, इंजर्शन, एनीथिंग। अब हम हेल्दी जीन लेने के लिए एक्स वीवो जीन थेरेपी करेंगे, एक्स वीवो जीन थेरेपी, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया। स्टेम सेल लेंगे, स्टेम सेल के अंदर जीन थेरेपी डालेंगे, सॉरी जीन डालेंगे रेट्रोवायरस को यूज करके, रेट्रोवायरस मीडिएटेड एक्स वीवो, रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन थेरेपी। ये जो मैंने आपको सिखाई थी ना, ये बिल्कुल इसके अंदर यूज होती है। और जिनकी की गई है उनमें थोड़ी थोड़ी एडीए एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ती देखी गई है, यानी कि ये वर्क किया है इसने। जिसको ऐसे जीन दी उस बच्चे में वो वाला एंजाइम, उसकी एक्टिविटी ब्लड में देखी गई है, ठीक है बच्चों। सो लिख दूं एडीए एक्टिविटी इन ब्लड, ये देखी गई है, ठीक है, राइज हुई है। सो ये वर्क कर रही है, ठीक है बच्चों। इज इट क्लियर? कोई मसला तो नहीं है? चलें शाबाश, ट्रीटमेंट भी हो गई। नेक्स्ट डिजीज की तरफ चलते हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया, कोलेस्ट्रोलीमिया क्योंकि कोलेस्ट्रोल कहते हैं ना, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, ठीक है जी, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। सो इसमें हम देखते हैं जी प्रॉब्लम क्या है, उसकी कॉज क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है बच्चों। सो प्रॉब्लम चेक करते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले यह है कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है। क्या लिख रहा हूं मैं, कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है, ये प्रॉब्लम है। हाई नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रहना चाहिए। नहीं, ऑयली चीजें तो वो एक अलग चीज है, ये वैसे ही हाई हो जाता है। क्यों हाई होता है आपको पता है? कोलेस्ट्रॉल कहाँ ज्यादा पैदा होता है? लिवर में। कौन इसकी मैनेजमेंट कर रहा है? लिवर कर रहा है। तो लिवर के अंदर क्या चीज कम होती है? कोलेस्ट्रॉल को ब्लड से रिमूव करने का जो रिसेप्टर है वो लिवर सेल्स के पास नहीं होता। लैक रिसेप्टर टू रिमूव कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने का रिसेप्टर नहीं है। आपको पता है रिसेप्टर कहां पे होते हैं? बोले जल्दी बताओ। लिवर के अंदर, लिवर सेल्स के अंदर ये रिसेप्टर नहीं होता। मुझे ये बताओ बच्चों, रिसेप्टर क्या होते हैं और कहां होते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। रिसेप्टर मेरा ख्याल है कि सेल की मेम्ब्रेन में होते हैं और प्रोटीन होते हैं। यस और नो? रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन में होते हैं और प्रोटीन होते हैं। यस और नो? सो अब हम इस प्रोटीन की एक्चुअली जीन की तरफ जाएंगे, क्योंकि इसकी जीन में मसला है। रिसेप्टर क्यों नहीं है? क्योंकि जीन नहीं है, उसकी जीन म्यूटेटेड है, या जीन एब्सेंट है, या जीन खराब है। सो हम इसकी क्या करेंगे? एक्स वीवो जीन थेरेपी करेंगे, ठीक है। इसमें स्टेम सेल्स यूज करने के बजाय लिवर सेल्स यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। और रेट्रोवायरस मीडिएटेड, लेकिन इसमें यूज क्या करेंगे? लिवर सेल बाहर निकालेंगे। लिवर सेल्स एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज में बाहर निकालेंगे, लिवर सेल में जीन डालेंगे और वापस उसको लिवर में डाल देंगे, और फिर देखेंगे कि वाकई ये रिसेप्टर पैदा हो रहा या नहीं हो रहा। सो जिनको दिया गया उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की कमी को देखा गया, इसका मतलब वो रिसेप्टर पैदा हुआ है। सो ये भी वर्क कर रही है, ट्रायल में है, क्लिनिकल ट्रायल में है, ठीक है बच्चों। सो लिवर सेल निकाले, ऑपरेशन किया, लिवर सेल निकाले, लिवर सेल में जीन डाली रेट्रोवायरस के जरिए, और वापस लिवर सेल को बॉडी में डाल दिया, और फिर वो जीन एक्सप्रेस हुई, उसका रिसेप्टर बनना शुरू हुआ, उसने कोलेस्ट्रॉल को कम करना शुरू कर दिया। बाद में रिजल्ट देखा तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हुआ है। रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड, ठीक है। इज इट क्लियर? जल्दी बताओ बच्चों, क्लियर हो गई कि नहीं? बच्चों क्लियर है?
शाबाश, क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 3, ये अभी तक जेनेटिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी जेनेटिक के अलावा भी आएंगी, वही मैं आपको बताऊंगा। नंबर 3 है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसमें देखते हैं क्या मसला होता है। सो सिस्टिक फाइब्रोसिस में 3 चीजें देखेंगे, प्रॉब्लम, कॉज, ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम देखते हैं जी क्या है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के पास रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन होते हैं और उनमें बेसिकली ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर जो क्लोराइड आयन के होते हैं वो मिसिंग होते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, इन्फेक्शंस इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो ये हो गई प्रॉब्लम। एक्सरसाइज का मतलब बाहर निकालना बेटे, ऑपरेशन करना। लिवर सेल्स को एक्सरसाइज करने का मतलब है लिवर सेल्स को ऑपरेट करके बाहर निकाला जाएगा, जीन दे के वापस इंसर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो इन्फेक्शंस होंगी कहां पे बच्चों, इस केस में रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ये होगी प्रॉब्लम। सिस्टिक फाइब्रोसिस आप लोग कह रहे थे कि लंग कैंसर है, बेटे लंग कैंसर और चीज है, वो आगे आएगा। इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम कौन सी है, इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। अब इस इन्फेक्शन की कॉज क्या है, वजह क्या है, तो वजह देख लेते हैं। वो जीन जो ट्रांस मेम्ब्रेन क्लोराइड आयन कैरियर को कोड करती है वो नहीं है। ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर फॉर क्लोराइड आयन, फॉर कौन सा आयन, क्लोराइड आयन, वो नहीं है, वो जीन मिसिंग है। वो जीन क्या है, मिसिंग है। अब जीन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज आपको पता है कैरियर होते हैं सेल की मेम्ब्रेन में और इनकी नेचर आमतौर पर प्रोटीन होती है और प्रोटीन को कोड कौन करता है, जीन्स करती हैं। सो अगर ये सेल है, ये देखें ये सेल है, इस सेल की मेम्ब्रेन में अगर कोई प्रोटीन नहीं है तो इसका मतलब इस प्रोटीन को कोड करने वाली जीन में मसला है। सो क्लोराइड आयन की यहां पे कैरियर्स होते हैं जो क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक महफूज रहता है। अब ये कैरियर नहीं है, इसके पीछे ये जीन नहीं है। सो इस जीन को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी करेंगे। सो ट्रीटमेंट में आप लिखेंगे जीन थेरेपी, कौन सी वाली करेंगे, यहाँ पे 2 टाइप्स आपको मैंने बताई, एक्स वीवो और इन वीवो। इस केस में आप लोग इन वीवो जीन थेरेपी करेंगे, इन वीवो करेंगे और कौन सी मीडिएटेड करेंगे, इन वीवो लाइपोसोमिक मीडिएटेड। जैसे आपको एक्स वीवो में मैंने बताया कि रेट्रोवायरस मीडिएटेड जीन थेरेपी होती है, हम रेट्रोवायरस को यूज करते हैं जीन थेरेपी करने के लिए। यहाँ पे हम लाइपोसोम के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, उनके सरफेस पे ऐसे, ये देखिए ये अगर एक पार्टिकल है लाइपोसोम का, ठीक है, इसके ऊपर हम अपनी जीन कोड कर देंगे, ये जीन कोड कर दी, यानी हमारी जीन इस पार्टिकल के ऊपर कोटिंग की फॉर्म में है। कोटिंग कहते हैं उसके बाहर की सरफेस के ऊपर हमने उसको अटैच करवा दिया, ठीक है। और आमतौर पर यह बनाने के लिए हम लाइपोप्रोटीन्स को यूज करते हैं, उनका सोल्यूशन बनाते हैं और फिर अपनी जीन्स को उसके ऊपर कोड करते हैं। फिर हमारे पास जो पार्टिकल्स बनते हैं उनको लाइपोसोम कहते हैं, ठीक है। एक बार इसको दोबारा से देख लें, ये सोल्यूशन है एक, इस सोल्यूशन के अंदर हमने लिपोप्रोटीन ली, इस लिपोप्रोटीन के साथ हमने अपने जीन्स को कोट कर दिया। ये जीन्स जब कोट हो चुकी इसकी सरफेस पे, अब ये जो पार्टिकल बना स्पेसिफिक, दिस इज कॉल्ड लाइपोसोम। इसका स्प्रे करेंगे अब हम नाक के अंदर। सो जब हम इसका स्प्रे करेंगे तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा स्प्रे, और इसके जो ये पार्टिकल्स हैं ये सेल्स के अंदर एंटर होंगे। लेकिन ये ट्रायल पे है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, क्योंकि टारगेट नहीं है ना, ये रैंडम है, हो गए नहीं हुए तो ना हुए। इसलिए आपकी बुक में लिखे हैं कि दिस मेथड इज नॉट येट सक्सेसफुल। जैसे हमने एक्स वीवो में प्रॉपरली रेट्रोवायरस के जरिए जीन इंसर्ट की थी सक्सेसफुली, इसमें हम लोगों ने सिर्फ ये सोच लिया कि हम स्प्रे कर रहे हैं तो हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये स्प्रे जा रहा है ये जाके उनके अंदर इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इंसर्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सो इसलिए जीन ट्रांसफर बहुत कम है, इस केस में जीन ट्रांसफर बहुत कम है। सो जीन ट्रांसफर का कम होना इसके अनसक्सेसफुल होने की
कंडीशन है। सर रिपीट कर दें बच्चे, एंटी टेस्ट में भी रिपीट कर दें। चलें इसको एक बार कंप्लीट कर देते हैं, फिर आपको रिपीट करवा देंगे। सिर्फ इतनी सी बात याद रखें कि लिपोप्रोटीन जो एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, हम उसके ऊपर अपने जीन कोट कर सकते हैं, जीन कोटिंग कर सकते हैं। जिस तरह हम लोग आम रूटीन पे करते हैं, बाइक के ऊपर पेंट करवा दिया, इस तरह कोटिंग करवा दी ना। तो लिपोप्रोटीन के पार्टिकल पे कोट जब करवा देंगे तो जो आपके पास रिजल्टिंग पार्टिकल आएगा दैट विल बी द लिपोसोम, वो एक बॉडी सी आ जाएगी, ठीक है। उसको फिर हम इस सोल्यूशन के साथ ही स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के लिए आपको पता है वो लिक्विड फॉर्म में होना ज़रूरी है, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास कैंसर की ट्रीटमेंट है। कैंसर को कैसे ट्रीट करेंगे? कैंसर के लिए ना वो जो जुगाड़ लगा जो है वो लड़ाना है। जुगाड़ क्या करते हैं कैंसर में? पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कैंसर को ट्रीट करने के लिए हम लोगों ने बचपन में कौन सी 2 टेक्निक्स पढ़ी थी? हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताओ। शौकत खानम, हाँ माशाल्लाह से, बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ जी, कैंसर को ट्रीट करने के लिए बच्चों बचपन में कौन सी 2 टेक्निक्स पढ़ी थी? वेरी गुड, कीमोथेरापी एंड रेडियोथेरापी। इसके अंदर जो कीमोथेरापी है इसमें हम एंटी कैंसर केमिकल्स यूज करके कैंसरस सेल्स को मार रहे थे, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक था। वो ड्रॉबैक बताओ जल्दी से, एमसीक्यू में आ सकता है, जल्दी बताओ। कीमोथेरापी का ड्रॉबैक बताओ जल्दी से, शाबाश, जल्दी से बताओ क्या ड्रॉबैक है। जल्दी बेटे, कमेंट्स बहुत स्लो कर रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी करें। शाबाश। कीमो का ये ड्रॉबैक है कि उसमें कैंसरस सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल्स भी मर जाते थे। जी बिल्कुल, लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ कैंसरस सेल्स को मारना। सो हम यहाँ पे जुगाड़ हम जो है वो लड़ा रहे हैं। हमें एक्चुअल कैंसर जीन नहीं मिली, कोई बात नहीं। हम ऐसी जीन्स देंगे पेशेंट को जिससे उसके जो हेल्दी सेल्स होंगे, हम जीन्स दे रहे हैं, ठीक है, जीन्स गिवन, जीन देंगे, लेकिन कैसी जीन देंगे? हम ऐसी जीन देंगे जिससे हेल्दी सेल्स टॉलरेट करेंगे कीमोथेरेपी को, टॉलरेट करेंगे। मीन उसको उसके ऊपर केमिकल्स का, एंटी कैंसर केमिकल्स का नुकसान नहीं होगा। सो हेल्दी सेल्स बिकम टॉलरेंट टू कीमोथेरेपी। यही ड्रॉबैक था ना, हमने जुगाड़ ये लड़ाया कि जो ड्रॉबैक है कीमोथेरेपी का उसको ओवरकम किया जाए। उसको ओवरकम करने के लिए ऐसी जीन दी जिससे हेल्दी सेल क्या हो गए? ताकतवर हो गए। और जो कैंसरस सेल्स हैं उनके साथ क्या सलूक करना है बच्चों? उनको ऐसी जीन्स देनी है जिनके ऊपर एंटी कैंसर केमिकल ज्यादा असर करें। सो उसके लिए वल्नरेबल का वर्ड यूज करेंगे, वल्नरेबल टू कीमोथेरेपी। ये जुगाड़ हो गया ना हमारा एक लिहाज से। हेल्दी सेल मर रहे थे, हमने उनको मरने से रोकने के लिए कीमोथेरेपी के अगेंस्ट टॉलरेंट बना दिया कि अब हेल्दी सेल ना मरे, और इनको और कमजोर बना दिया कि सारा नुकसान इन्हीं पे ही हो एंटी कैंसर केमिकल्स का। रमीश साहब फरमा रहे हैं बेचारे कैंसर सेल। यस यू आर राइट रमीश, ये बेचारे बन जाएंगे क्योंकि हमने इनको और कमजोर कर दिया। जीन डाल के ऐसी जीन दी जिनसे ये और ज्यादा एंटी कैंसर केमिकल्स के लिए रिसेप्टिव होंगे, वल्नरेबल होंगे, इनको खतरा ज्यादा होगा और हेल्दी को नहीं खतरा। बाकी इसकी बड़ी लंबी डिटेल है, उसमें जाएंगे तो आपका टॉपिक हट जाएगा, ठीक है। सो इसमें बोन मैरो स्टेम सेल्स प्रोटेक्ट एक मर्तबा हो गए तो आप फिर कीमोथेरेपी को ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को दे सकते हैं ताकि कैंसर के केमिकल हो। तो मेन मकसद आपका प्रोटेक्ट करना है हेल्दी बोन मैरो के सेल्स को। एक बार वो प्रोटेक्ट हो गए तो अब आप कीमोथेरेपी किए जाएं। वो जो ड्रॉबैक था ना वो आपको नजर नहीं आएगा। तो एक्चुअली इसमें डायरेक्टली इलाज नहीं किया गया, हमने इनडायरेक्टली क्या किया? बोन मैरो के वो सेल्स जो कि मर रहे थे एंटी कैंसर केमिकल से, हमने उनको क्या कर दिया? बचा लिया, टॉलरेंट बना दिया। अब ये नुकसान नहीं होगा, ठीक है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ जी, इज इट क्लियर बच्चों? समझ आ गई कि नहीं आ गई? हमने इनडायरेक्टली जुगाड़ क्या लगाया? बड़ा प्यारा जुगाड़ था, ठीक है। चलें जी, जुगाड़ हो गया। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। पहले मुझे यह बताएं कि एंजियोप्लास्टी क्या होती है? नंबर 4 है कि नंबर 5 है?
5 है। पहले मुझे ये बताएं बच्चों, एंजियोप्लास्टी क्या होती है? कोरोनरी आर्टरी का तो नाम सबको पता है, जब ये ब्लॉक हो जाए ना तो एंजियोप्लास्टी की जाती है। व्हाट इज बेटे एंजियोप्लास्टी? बेटे कैंसर के बारे में इन विट्रो नहीं है तो आपको भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी बेटे, ज्यादा भी कर सकते हैं आप, वो डिटेल मैंने कहा ना, डिटेल में ना आ जाए, जितना आपको बुक में लिखा उतना याद कर लें। हाँ जी, एंजियोप्लास्टी क्या होती है बेटे? किसी आर्टरी को खोलने के लिए एक कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं, एक लंबी ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। ये लंबी ट्यूब आगे से नोकीली होती है, इस नोकीली, इसको हम कहते हैं कैथेटर। लंबी सी एक ट्यूब होती है, इसको हम इंसर्ट करते हैं साथ साथ ऐसे, यहां से हम इंसर्ट करते हैं लंबी ट्यूब, बहुत लंबी एक तार है, ये तार जाएगी, ये हो सकता है किसी के अंदर घुस जाए, किसी को पेनिट्रेट कर दे। कितना लंबा और कितना जो है ना, ये बेटे बाईपास नहीं है, ये बाईपास स्टूड्स वाली वो कंडीशन है, वो स्टड लगाते लंबे लंबे। अब देखें ना, यहां से अगर आप एक लंबी तार इंसर्ट करें दिल तक, जो दिल में जा रही है, वहां जाएं तो हो सकता है उसकी नीडल की किसी को कट कर दे, किसी को तोड़ दे, किसी के अंदर इंसर्ट हो जाए, बंदा मर सकता है। कितना मुश्किल काम है। सो पुराने जमाने में बैलून कैथेटर यूज किया जाता था क्लोज आर्टरी को खोलने के लिए, बड़ा मुश्किल काम था, इससे बंदे की जान को खतरा था। आजकल क्या कर रहे हैं, आजकल लेकिन आर्टरी दोबारा से क्लोज हो सकती थी, एक ये भी नुकसान है। अब बैलून को कोट किया गया एक प्लाज्मिड के साथ, जिसके पास आपकी एक जीन है जिसको हम एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। ये देखें, कैथेटर के ऊपर कोटिंग कर दी, कैथेटर के ऊपर क्या कर दी? कोटिंग। ये कैथेटर क्या है? कोटेड है, कोटेड विद प्लाज्मिड। और बच्चों इस प्लाज्मिड में पहले आपकी यहां पे लिख देते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अब इसकी रीजन क्या हो सकती है, कॉज क्या हो सकती है? कॉज में आपको पता है प्लेग भी हो सकता है, ठीक है, थ्रोम्बस भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। और इसकी अब ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? जीन थेरेपी, इन विवो जीन थेरेपी करेंगे, इन विवो प्लाज्मिड मीडिएटेड जीन थेरेपी करेंगे। हम प्लाज्मिड के ऊपर अपनी ऐसी जीन कोड करेंगे, जीन फॉर एंडोथीलियल फैक्टर, एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर। ये एंडोथीलियल का नाम आपको मैंने ब्लड वेजल्स में पढ़ाया था। ये क्या होता है ये मैं भी आपको बता देता हूँ। ये ले, ये जीन जब पहुंचेगी ना आर्टरी तक, ये आर्टरी यहाँ से ब्लॉक हुई पड़ी है, ये आर्टरी यहाँ से क्या हुई पड़ी है? ब्लॉक। जब ये जीन इन सेल्स को मिलेगी, ये बच्चों इसकी एंडोथीलियम है, ये इसकी अंदर वाली जो लेयर है दैट इज एंडोथीलियम। इस जीन के जरिए एंडोथीलियम की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे एंडोथीलियम ये वाली लेयर अंदर वाली ग्रो करती जाएगी, नए सेल्स पैदा होते जाएंगे, ये जो प्लेग इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ था ये अलग हो जाएगा। कितना प्यारा तरीका है, ठीक है बेटा। इनर लेयर, लाइनिंग कह लें या इनर लेयर कह लें, उसको हम बेटे एंडोथीलियल कहते हैं, एंडोथीलियम कहते हैं। सो इस एंडोथीलियम में हमने क्या जीन दी है? एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर की जीन दे दी, और वो प्लाज्मिड के ऊपर दिया। प्लाज्मिड कहाँ पे कोड किया है? कैथेटर के ऊपर प्लाज्मिड को कोड कर दिया। प्लाज्मिड आपकी जीन को लेके एंडोथीलियम के पास पहुंच गया। जैसे ही एंडोथीलियम को वो जीन मिली, एंडोथीलियम की क्या स्टार्ट हो गई? ग्रोथ। जब एंडोथीलियम की ग्रोथ स्टार्ट होगी अंदर से, तो जो एंडोथीलियम के साथ प्लेक अटैच हुआ था जिसने ब्लॉक किया होगा, वो यहाँ पे नए सेल्स बनने की वजह से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और वो जो ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया था ब्लड वेसल, वहां से बाईपास कर जाएगी, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया गया एक आधे पेशेंट में, ज्यादा इसके ऊपर अभी तक आपको सक्सेस नजर नहीं आई है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है बच्चों। सब प्रोलिफरेट करेगी, जीन की वॉल बढ़ेगी, ब्लड वेसल की वॉल बढ़ती चली जाएगी,
ज़्यादा ग्रो करेगी, ग्रोथ से जो है ना वो उस हिस्से को जो ब्लॉक हुआ था उसको क्रॉस कर जाएगी, क्रॉस मीन उससे पास कर जाएगी, ठीक है। नहीं बेटे सेपरेट होके वो वहाँ रहे या चला जाए, चला ही जाएगा क्योंकि फिर सेपरेट हो गया, वो जब तक अटैच है तब तक वही है, ठीक है। लेकिन ये अभी इतना वो नहीं है ना, ये इलाज नहीं है, अभी ये इलाज नहीं है, सिर्फ एक अप्रोच है और अभी सिर्फ एक पेशेंट में ये कामयाब हुआ है, लिहाजा हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। सो हमारी जीन पहुंचाई किसने बच्चों? प्लाज्मिड ने। किसने पहुंचाई? प्लाज्मिड को हमने कैसे इंसर्ट किया? कोट करके, बाहर किसी चीज़ को नहीं निकाला। किसके ऊपर कोट किया? कैथेटर के ऊपर। जीन ने अंदर जाकर क्या किया? जीन ने ग्रोथ स्टार्ट करवा दी एंडोथीलियम की। ग्रोथ स्टार्ट होने से क्या होगा? ब्लड वेसल प्रोलिफरेट करेगी, मीन आगे बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगी और ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया जो है वो उसको क्रॉस कर जाएगी। उसके अलावा बच्चों इन वीवो के जरिए हीमोफीलिया, हीमोफीलिया में क्या प्रॉब्लम होती है बता दूं? हाँ जी, हीमोफीलिया में क्या प्रॉब्लम है ये तो पता है ना आपको। हीमोफीलिया में बच्चों क्लॉटिंग फैक्टर्स का मसला होता है। फैक्टर 7, फैक्टर 8 नहीं, फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11 उनकी जीन्स हम डाल सकते हैं इन विट्रो, ठीक है। लें जी, नेक्स्ट हमारे पास हीमोफीलिया के बाद आती है, अल्लाह भला करे, डायबिटीज। डायबिटीज में आप लोगों ने डिटेल नहीं पढ़ी, आपको पता है जेनेटिक डायबिटीज भी होती है, पता है? टाइप 2 जेनेटिक डायबिटीज जिसमें जीन मसला होता है, MODY, उसमें वो एंजाइम मिसिंग होता है, ग्लूकोकाइनेज वगैरह वगैरह। सो वो एंजाइम जीन की वजह से है, सो उसकी जीन डाली जा सकती है डायबिटीज को ठीक करने के लिए। पार्किंसन डिजीज में क्या मसला होता है? पार्किंसन डिजीज में डोपामाइन नहीं पैदा हो रहा होता। सो डोपामाइन पैदा करने वाली जीन जो है, डोपामाइन प्रोड्यूस करने वाले सेल्स वो ब्रेन के अंदर ग्राफ्ट किए जा सकते हैं, ब्रेन के अंदर, ठीक है, ब्रेन के अंदर। एड्स को ट्रीट करने के लिए, अगर एड्स जेनेटिकली है तो एड्स की ट्रीटमेंट करने के लिए हम टी सेल्स को जो है ना वो ज़्यादा अच्छा करने के लिए, टी सेल्स को बचाने के लिए और उसको प्रोलिफरेट करवाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। लेवोडोपा या फिर एल डोपा, बेटे वो दवाई है, ये जीन्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है, जीन्स यूज़ हो रही हैं। सो ये सारे बच्चों इन वीवो हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं? इन वीवो की मजीद एग्जाम्पल्स हैं, इन वीवो की मजीद एग्जाम्पल्स हैं। ब्रेन की, सर ब्रेन की डिस है, क्या डिस है? क्लियर बच्चों? सो हीमोफीलिया के जो जीन्स होंगे, हीमोफीलिया की जीन्स को हम डालेंगे ऑर्गेनाइड्स के अंदर डाल सकते हैं, आर्टिफिशियल ऑर्गन भी बनाया डाल सकते हैं। पार्किंसन में हम डोपामाइन वाले सेल्स को ग्राफ्ट मतलब डाल देंगे, लगा देंगे, अटैच करवा देंगे, ठीक है, इंसर्ट करा देंगे। तो ये सब इन वीवो है। इज इट क्लियर बच्चों? जी बेटे, बीमारी पार्किंसन बीमारी मैंने बताया तो था आप लोगों को, आप लोगों ने कहा, पढ़ी भी थी जब मैं पढ़ा रहा था ना, मैंने कहा था 3 बीमारियां खुद से पढ़ लीजिएगा, मैंने बल्कि ओरली बता भी दिया था। सो वो दिमाग की बीमारी है, उसमें दिमाग के अंदर आप जीन डालेंगे, ठीक है, इन वीवो, यानी दिमाग को ऑपरेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट दिमाग में जीन डाल देंगे, सेल्स डाल देंगे, ठीक है। चलें बच्चों, ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ, हमारा ये वाला चैप्टर भी ख़त्म हुआ। आज के टेस्ट का सिलेबस सुन लें। टुडेज टेस्ट सिलेबस इज़ अगेन जेनेटिक्स, ठीक है। मैं चाहता हूँ जेनेटिक्स का टेस्ट एक मरतबा फिर से हो जाए, ठीक है बच्चों। इंशाल्लाह मिलेंगे कल तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दें।